नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हालिया में फोर्थ ग्रेड एग्जाम में 6 पेपर लगे थे। उन 6 पेपर के जितने भी साइंस के सवाल हैं उनको मैं आपके लिए लेके आया हूं आज विद सॉल्यूशन। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितनी भी राजस्थान के एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, मानव शरीर में वसा के पाचन के दौरान वसा के विघटन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। 19 तारीख को जो पहला पेपर लगा था फोर्थ ग्रेड का, उसकी सेकंड शिफ्ट में सवाल आया था दोस्तों। यहाँ ऑप्शन है आपके पास एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। दोस्तों, एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये मुकुआ में पाया जाता है और ये स्टार्च का पाचन करता है, यानी शर्करा का पाचन करता है। इसके अलावा पेप्सिन एंजाइम और बात करें ट्रिप्सिन एंजाइम, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वसा के पाचन के लिए वो होगा दोस्तों लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यदि किसी जीन विशेष के दो एलील समान हैं तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? ये आनुवंशिकता का सवाल है दोस्तों, उस चैप्टर में से दिया गया है। देखिए, जीन विशेष के अगर दो एलील समान होते हैं तो उस जीन युग्म को हम कहते हैं समयुग्मजी। क्या कहेंगे दोस्तों? समयुग्मजी। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस इसको हम बोलते हैं। ठीक है। और अगर जीन विशेष के दो एलील असमान होते हैं तो उस जीन युग्म को कहा जाता है दोस्तों विषम युग्मजी। क्या कहा जाता है? विषम युग्मजी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो गया है? ए हो गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। देखिए, केमिस्ट्री का एक सवाल यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती। अब दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अभिक्रियाशील श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, जो हाइड्रोजन से नीचे होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी धातु जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 उसमें से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज जब हम पढ़ते हैं तो लोहा, एल्यूमिनियम और जस्ता, ये तीनों कॉपर से ऊपर होते हैं, जबकि चांदी जो है वो कॉपर से नीचे होती है अभिक्रियाशील श्रेणी में। इस वजह से चांदी जो है यानी सिल्वर जो है, जिसको हम Ag भी बोलते हैं, ये आपके कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो 49 में जो ये सवाल आया था इसका जो राइट आंसर हो गया है वो हो गया है आपका सी। 50वां सवाल है दोस्तों, एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित होती है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा वक्रता केंद्र पर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमारा उत्तर होगा। जब अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वस्तु स्थित होती है वक्रता केंद्र पर, और दोस्तों उसका प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब भी कौन से केंद्र पर बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो गया है सी। 51वां सवाल हमारे पास है, मिलान का एक सवाल दिया गया है रोग से, कि रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से रोगों का मिलान कीजिए। तो देखिए, हम देखते हैं टाइफाइड जो है ये जीवाणु जनित रोग है, तो ए में आ गया है थर्ड। ए में थर्ड आ गया है। उसके बाद जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ से होता है, इसमें बी आ गया है। इसके अलावा जो एड्स है ये आपका विषाणु से होता है, और जो हाथी पांव रोग है ये कृमि जनित रोग है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो गया है ए में तीसरा। ए में तीसरा, और जो बी है उसमें आपका चौथा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया है। आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी में चौथा इसमें है, लेकिन इसमें ए में थर्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए, ए में थर्ड है, बी में फोर्थ है, और एड्स जो है उसमें सेकंड है सी में, और हाथी पांव में कृमि रोग है तो डी में फर्स्ट आ गया। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? डी हो गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यहाँ फिर एक पाचन तंत्र से सवाल दिया है, कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का करेगा, माल्टेज एंजाइम शर्करा का करेगा, एमाइलेज एंजाइम भी शर्करा यानी शुगर का करेगा दोस्तों। लेकिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम यहाँ पर हमारा कौन सा है? ट्रिप्सिन। तो आसान सवाल है, 27वें में ए हो गया। ये मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हुआ है दोस्तों, तो वहां से आए हुए हैं सारे सवाल। 28वें में हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से फिर से एक मिलान दिया गया है दोस्तों, सूची फर्स्ट में दिए गए भौतिक गुणों को सूची 2 में उन धातुओं से मिलान करें जो उन गुणों को प्रदर्शित करती है। तो अपन देख लेते हैं एक बार।
देखिए, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो यहाँ पर आंसर होगा पारा, यानी ए में सेकंड आएगा। जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वो है सोडियम, तो बी में फर्स्ट आएगा, बी में फर्स्ट आ गया, ए में सेकंड आ गया है। इसके अलावा ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक चांदी है, और ऊष्मा का कुचालक जो है वो है यहाँ पर हमारा सीसा, पीबी। तो ये हो गया है दोस्तों आंसर ए में सेकंड, यानी ये एक दूसरे के विपरीत उत्तर आए हैं यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं, ए में सेकंड है, बी में फर्स्ट है, सी में जो है फोर्थ है, और डी जो है उसमें थर्ड है, यानी हमारा जो आंसर है वो दोस्तों हो गया है डी। डी इज द राइट आंसर, यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के ये क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए होंगे एग्जाम में। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं प्रकृति में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो क्षार होते हैं, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, वो नीले लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों, लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर उल्टा करते हैं, लाल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नीले में कन्वर्ट कर। इसकी एक ट्रिक भी है, मैं क्लासों में बताता रहता हूँ। अनिल, अनिल आप याद रखेंगे, ऐसे अम्ल हो गया, नी से नीला हो गया, ले से लाल हो गया। अम्ल नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्षार में आप उल्टा कर देंगे, लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नीले में। लेकिन यहाँ हमसे नीले को लाल में पूछा गया है, तो नीले से लाल में पूछा गया है, तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा अम्लीय, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पर हम चलते हैं। 45वां सवाल, वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है। देखिए मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो स्वयं को स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाएंगे उनको प्रभावी गुण हम कहते हैं। प्रभावी गुण यानी डोमिनेंट। और जो स्वयं को अस्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं उनको हम कहते हैं दोस्तों अप्रभावी। पर यहाँ हमको स्पष्ट प्रकट पूछा है स्वयं को, तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, प्रभावी होगा, डोमिनेंट फैक्टर होगा। अच्छा सवाल है। उसके बाद में हम बात करें, अगला सवाल तो हमारे सामने है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल है। सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है, खाद बनाना, जलाना, प्लास्टिक की थैलियों में भरकर कचरे के डिब्बे में फेंकना, या नदी में फेंकना। तो दोस्तों अगर सूखी पत्तियां होती है तो आपको पता होगा सूखी पत्तियां एक जैविक खाद बन सकती है। सूखी पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस स्लरी पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है। तो यहाँ हम उसको निपटाने के लिए खाद बनाने का प्रयोग करेंगे, ताकि सूखी पत्तियों से प्रदूषण भी नहीं होगा, और वहां पर जो फसल है उसके लिए खाद का काम भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया है ए। उसके बाद में हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगले शिफ्ट में सवाल आया है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परा रखा जाता है, यानी दूर रखा जाता है, तो अवतल दर्पण वाले प्रतिबिंब का आकार जो है वो होता है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों वस्तु से छोटा। क्या होगा दोस्तों, वस्तु से छोटा। वक्रता केंद्र से परे जब रखा जाएगा तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु छोटे, या बिंदु प्रतिबिंब भी आ सकता है, बिल्कुल छोटा प्रतिबिंब। पर आंसर ये ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, 19वां सॉरी अगला सवाल, मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं। तो बहुत आसान सवाल है, 4 कोष्ठी हमारा हृदय होता है, 4 कक्षक। आसान सवाल है। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है। तो मलेरिया रोग जो होता है वो होता है दोस्तों प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया जो है वो रोग होता है। ये सवाल रिपीट हुआ है दोबारा, एक शिफ्ट में पहले आ गया है। उसके बाद में कुछ रासायनिक सूत्र और यौगिकों के नाम दिए गए हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे Na2CO3.10H2O जो है वो आपका वॉशिंग सोडा है, ए में थर्ड आ गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका बुझा हुआ चूना है, बी में फोर्थ आ गया है। और इसके अलावा ए में थर्ड, बी में फोर्थ, तो आगे देखने की जरूरत नहीं, सी हमारा आंसर हो गया। NaSCO3 बेकिंग सोडा है, यानी सी में फर्स्ट। और CaSO4 1/2H2O POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, डी में सेकंड आ गया। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया है, सी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किसी विशेष रिएक्टर भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा आंसर है वो है दोस्तों भस्मीकरण। भस्मीकरण जो है, इसमें किसी भी अपशिष्ट को बहुत ऊंचे तापमान पर जलाया जाता है ताकि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और प्रदूषण नहीं करता है। तो राइट आंसर हमारा हो गया है डी। उसके बाद में रोग से सवाल है, पीलिया निम्न कारण से होता है।
रक्त में हीमोग्लोबिन की अधिकता, बिलिरुबिन की अधिकता, पोटेशियम की अधिकता, यूरिक एसिड की अधिकता। तो देखिए पीलिया जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं इंग्लिश में, इसमें प्रभावित अंग जो है हमारा लीवर होता है, यानी यकृत होता है। और इसमें ब्लड में बिलिरुबिन की अधिकता हो जाती है, बिलिरुबिन वर्णक की अधिकता हो जाती है। और ये बिलिरुबिन वर्णक वो है दोस्तों जो मल के रंग को पीला या भूरा करते हैं। राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया है दोस्तों? बी हो गया है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणामस्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें देखेंगे, देखिए तांबा जो है, कॉपर जो है वो Fe से सक्रियता श्रेणी में नीचे है, इसलिए विस्थापन नहीं कर सकता है। उसके बाद बात करें, जो हमारा तांबा है, ये तांबा भी सोडियम से क्या है दोस्तों, नीचे है, तो ये भी विस्थापित नहीं कर सकता है। NaCl अगर Cu के साथ क्रिया करेगा दोस्तों, NaCl Cu के साथ क्रिया करेगा तो Cu Na को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सिल्वर नाइट्रेट और तांबा धातु, सिल्वर नाइट्रेट और तांबा धातु, और चौथा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट और चांदी धातु। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी, कॉपर सल्फेट विलयन और चांदी धातु जो है, ये Ag जो है वो Cu को विस्थापित करके और यहाँ पर कर सकती है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर जो हमारा कौन सा हो गया है? बी हो गया है। नेक्स्ट सवाल हम बढ़ते हैं 55वें पर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaSCO3, अभी थोड़ी देर पहले आया भी था NaSCO3, ये जो है बेकिंग सोडा का सूत्र है। ये CaOCl2 जो है ये दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, और Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट है। हमारा जो उत्तर है बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, वो है NaHCO3। उसके बाद में हम चलते हैं अगले सवाल पर, कौन सी धातु केरोसिन में रखी जाती है? तो सोडियम रखी जाती है। एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः निम्न द्वारा स्त्रावित होते हैं। देखिए पेप्सिन जो एंजाइम है आमाशय के द्वारा स्त्रावित होता है, और ट्रिप्सिन जो एंजाइम वो अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी हो गया है। अगला सवाल है, द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। 46 गुणसूत्र हमारे अंदर होते हैं, उसमें 23 जोड़ी जो है वो आपके द्विगुणित मानव कोशिका में होते हैं। उसके बाद में मिलान पूछा गया है रोग का। तपेदिक, यानी तपेदिक को हम कहते हैं टीबी, और टीबी जो है वो जीवाणु से होती है, यानी बैक्टीरिया से होती है। खसरा जो है मीजल्स वायरस से होता है। मलेरिया जो है वो आपका प्रोटोजोआ से होता है, और दाद जो है वो आपका दोस्तों कवक से होता है, फंगस से होता है। तो देखिए ए में आ गया है आपका, ए में आ गया है सेकंड, ए में सेकंड देख लीजिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों को देखना है। ए में सेकंड आ गया है, बी में खसरा वायरस से होगा, तो राइट आंसर हो गया ए, ये देखिए थर्ड। सी में फोर्थ मलेरिया प्रोटोजोआ से, और डी में फर्स्ट कवक से। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया है? ए। यानी दो ऑप्शन देखकर भी आप उत्तर को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रिया समीकरणों का उपयुक्त अभिक्रिया प्रकारों के साथ मिलान कीजिए। देखिए कुछ इस तरीके का सवाल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहे हैं, तो ये दोस्तों संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। CaCO3 Ca और CO2 में टूट रहा है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। Pb प्लस CuL2 PbCl2 प्लस Cu बना रहा है, PbCl2 प्लस Cu, ये दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया है। और Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ मिलकर द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो ये आपका फर्स्ट आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन का। तो आप इसमें देख सकते हैं ए में आ गया है आपका सेकंड, बी में आ गया है आपका कौन सा आ रहा है? थर्ड आ रहा है, बी में थर्ड आ रहा है, सी जो है इसमें फोर्थ आ रहा है, और डी जो है इसमें फर्स्ट आ रहा है। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1 देख लीजिए, 2 3 4 1 किसमें है? 2 3 4 1, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2 3 4 1। ठीक है, चलिए उत्तर हो गया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यहाँ पर है दोस्तों पोटेशियम। कौन सी धातु है? पोटेशियम जो है वो अभिक्रियाशील है। यहाँ भी अभिक्रियाशील श्रेणी ध्यान होनी चाहिए, जिसमें आप मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले सोडियम आता है, सॉरी पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है ना, उसके बाद मैग्नीशियम है,
एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरम है, इस तरीके से आते हैं। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन हो गया दोस्तों? पोटेशियम, क्योंकि सबसे ऊपर है। उसके बाद में हम बात करें आगे अगले सवाल पर, कौन सा हैजा के प्रसार का प्राथमिक कारण है? तो यहाँ आंसर होगा दोस्तों दूषित पानी का सेवन। दूषित पानी के सेवन से हैजा सबसे जल्दी फैलता है। और हैजा जो है वो जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। हैजे के टीके की खोज जो है वो की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर का कौन सा अंग आरबीसी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो गया हमारा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को हम कहते हैं बोन मैरो, ये हमारे आरबीसी को बनाता है। उसके बाद में आप बात करें अगर हृदय, तो ये 4 कोष्ठीय होता है, यहाँ से भी सवाल आया है ना। और आरबीसी हुई, डब्ल्यूबीसी हुई, ये ज्यादातर जो है बोन मैरो में बनती है, लेकिन जन्म से पहले जो आरबीसी जो है वो यकृत में बनती है, लीवर में बनती है। ये सवाल थे दोस्तों जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। और लगभग एक 29 से 30 सवाल जो है मैंने आपको करवाए हैं अभी। और इन सवालों की आप लगातार प्रैक्टिस करें दोस्तों। ये सवाल वो हैं जो एग्जामों में रेगुलर बेसिस पर पहले भी आए हुए हैं, एलडीसी, वीडियो, बटवार, केंद्र के एग्जामों में भी, तो आगे भी आ सकते हैं। तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोबारा मिलते हैं इसी जोश के साथ। नमस्कार।